क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 5.1 वर्ग एवं वर्गमूल और इसमें हमें टोटल 9 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। यहाँ पे संख्याएं दी गई है, टोटल संख्या 10 है। पहले हमें इसके वर्ग ज्ञात करना है और जो इसके वर्ग ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक होगा उस पर उसी को लिख देना है। बेहद आसान है। देखिए इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक। जैसे अगर हम सामान्य तरीका देखें तो 81 का वर्ग करेंगे, ठीक, फिर उसका इकाई अंक लिखेंगे और उसके बाद 272 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 799 का वर्ग करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बस इसके इकाई अंक के वर्ग पूछ रहा है तो बस इसके इकाई अंक के वर्ग हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 है तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही आएगा। 2 है, 2 का वर्ग 4 आएगा। 9 है, 9 का वर्ग कितना आएगा, 81 आएगा। तो इकाई अंक हो गया 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसको इसे कि यहाँ पे समझ सकते, जैसे कि 12 कहा गया, 12 के वर्गों के इकाई अंक, तो 12 का वर्ग हमने किया कितना आ गया 144। तो इस 144 का इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 कहाँ से प्राप्त हुआ, देखिए ये 2 है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यही तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर 14 का कहा जाए, देखिए तो 14 का कितना होता है 196। अब देखिए सीधे तौर पे भी आप कर सकते हैं, 4 का कितना होता है 16, ऐसे 16, बस हमें ये 6 ज्ञात कर लेना है, ठीक है। बस यही तो हमें 6 लिखना है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया, ठीक है। यानी जो इकाई अंक है उसी का वर्ग कर लेंगे तो हमें इस पूरे वर्गों का इकाई अंक ज्ञात हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। यानी आपको पूरा का वर्ग ज्ञात नहीं करना है, जो इकाई है उसी का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, बस इकाई का जो वर्ग है वो हो गया। देखिए पहला सवाल है 81, तो 81 के इकाई में क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हमारा आ गया 1। दूसरा कितना है 272, 272 की इकाई अंक पे क्या है 2 है, तो 2 गुना 2 यानी 2 बार कितना 4, यानी 272 का इकाई अंक आ गया आपका 4, ठीक। और 272 का जो वर्ग लगाएंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा। देखिए जैसे कि हमने 272 का वर्ग लगाया, 272 गुना 272, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 73,984, ठीक। तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, हमें बस देख लेना है कि 272 में क्या इकाई अंक 4 है, ठीक है। तो इसका हमने वर्ग कर दिया तो कितना, देखिए इसके भी इकाई अंक में आ गया 4, यही तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 272 का इकाई अंक हो गया 4, सिंपल तरीके से समझ में आ गया। तो इस प्रकार 272 का इकाई अंक हो गया 4, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 799 का इकाई अंक, तो 799 में इकाई में क्या है 9 है, बस 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का कितना होता है 81। तो देखिए इसके इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक 1। अब इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3853, तो इसके इकाई अंक में क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 3 × 3 यानी तितरी का 9, ये आपका 9 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1234 है, इकाई अंक 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 गुना 4 यानी 16, लेकिन इसके इकाई अंक कितने हैं 6 हैं, तो टोटल हो गए 6 इकाई अंक, आपके इकाई अंक आ गया 6, ठीक है। देखिए 16 6 आ गए। अब इसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 9 है ये वाला, तो इकाई अंक आ गया 9, आपका आंसर, ठीक। काफ़ी आसान है। 8 का देखिए 8 का होता है 64, तो इकाई अंक क्या है 4 है, तो फाइनली इसका इकाई अंक आ गया 4। इस तरीके से देखिए 0 का इकाई अंक 0 होगा, तो इसका हो गया 0, ठीक। अब इसके बाद देखिए 6 का होता है 36, ठीक, इकाई अंक क्या हो गया 6 आ गया, तो ये हम लिखेंगे 6। 25 25, ठीक, तो 25, तो इकाई अंक क्या है 5 है, ये आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से हमने 10 सवाल हल कर लिए, बेहद आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद है अगला सवाल दूसरा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, क्या कारण है, ठीक है। देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए।
जैसे कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं 1057, ये किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये किसी संख्या का पूर्ण नहीं है। यानी जब हम इसको भाग लगाते हैं, यानी जब इसको हम आधा करते हैं, तो कोई भी ये पूर्ण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 144, ठीक। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हमारा आंसर होगा जी बिल्कुल है। किसका है? ये 12 का है। 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो पाएंगे 144, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि 196, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। किसका है? ये 14 का है। 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? जी बिल्कुल है। किसका है? 2 का है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ संख्याएं दी गई है, ये किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसका कारण हमें बताना है। देखिए इसके कारण की बात करें तो काफ़ी सरल है इसको समझना, कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 पे से समाप्त होते हैं वे कभी पूर्ण संख्या वर्ग नहीं होती, ठीक है। तो इन सब के इकाई अंक इस पे समाप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया 144, तो 144 का देखिए इकाई अंक क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 नहीं है। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन किस संख्या का है? ये 12 का है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने कह दिया कि ये 4 है, तो ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है? 2 का है, ठीक। तो इकाई अंक क्या है? 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और यहाँ पे 196 मैंने कह दिया, तो ये किसका है? ये 14 का है, ठीक। तो इकाई अंक 6 है। लेकिन ये जब इकाई अंक रहेंगे ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक। यानी ये सभी ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनके इकाई अंक देखिए 2, 3, 7 और 8 है। ये देखिए 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक। इसी तरीके से शून्य है, शून्य की संख्या क्या है? विषम है। समझ में आ गया? तो यही बस हमें कारण बता देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले का आपको आंसर लिखना है 1057, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 7 है, ठीक। तो मैंने बताया ये सभी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया ये सभी आपको याद रखने हैं, 2, 3, 7 और 8 बस होने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यही बात हम लिख लेंगे, ठीक। दूसरे में क्या लिखेंगे? देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका भी इकाई अंक क्या है? 3 है, इसीलिए। अब तीसरा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है, ठीक। यहाँ पे 8 है। अब इसके बाद यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसके बाद देखिए शून्य, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्य क्या है? यहाँ पे सम संख्या नहीं। देखिए इसकी संख्या जो अगर 4 होती तो ये हो जाता, लेकिन क्या है? शून्य की संख्या 3 है, यानी ये विषम है, इसलिए इकाई अंक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक 0 है। और ये आपको कोष्ठ में लिख लेना है कि शून्य की संख्या विषम है, ठीक। अब 6 नंबर देखिए, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। फिर वही बात देखिए, नियम के अनुसार 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका भी लिखेंगे। देखिए शून्य है, अगर शून्य की संख्या 4 होती तो हो जाता, क्योंकि 3 जो है संख्या क्या है? विषम है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक 0 है, जहाँ शून्यों की संख्या विषम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा हल कर दिया। लिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि इनमें से किस संख्या का वर्ग किया जाए तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो एक विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए इसका एक शर्त है, क्या है? कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं 3 का वर्ग करेंगे 9 प्राप्त होगा। 5 लेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। 3 और 5 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा सम है कौन सा विषम है, तो हमें बस विषम बताना है, ठीक। तो जो विषम संख्या होगी तो उसका अगर वर्ग किया जाए तो विषम होगा, ठीक है। देखिए इसका तरीका है, देखिए सम संख्या के इकाई अंक ये सारे होंगे, यानी सम संख्या ही होंगे 0, 2, 4, 6 और 8, और इसका वर्ग हमेशा सम होगा। और विषम संख्या के इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होंगे, और इसका वर्ग हमेशा विषम प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे जब आप गौर करेंगे इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। 1 क्या है? विषम संख्या, यानी इसका ये पूरा विषम संख्या हो गया, और इसका वर्ग करेंगे
तो ये विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि ये विषम संख्या है और इसका वर्ग भी विषम प्राप्त होगा। देखिए ये सम संख्या है, क्योंकि इकाइयाँ क्या है, 6, 6 क्या है, सम संख्या है, 9 विषम संख्या है। ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो ये विषम प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए चौथा, ये क्या है, 4 सम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो सम प्राप्त होगा। तो सवाल में हमें सिर्फ विषम का वर्ग बताना है कि कौन सी संख्या विषम है और उसका वर्ग कर दें तो विषम प्राप्त होगा। तो इसका आंसर सीधे तौर पे होगा पहला और हमारा तीसरा, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, अगर वर्ग करें तो इसका आंसर हमें विषम प्राप्त होगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे 431 विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम प्राप्त होगा। तो सम को हमें छोड़ देना है, हमें तो विषम ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 7779 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा 1 और 3। ठीक, तो ये आपका 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे हमें गौर करना है, ध्यान दीजिए, देना है, और रिक्त स्थानों को, यही 2 है, ठीक, इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ पे हम जब अवलोकन करते हैं, इसको देखते हैं और समझते हैं, तो हम पाते हैं, देखिए यहाँ पे कि 11 का वर्ग कितना है, 121 है, और ये 101 का वर्ग है 10,201। ठीक, तो ये तो हो गया सामान्य सा वर्ग, लेकिन इसको कैसे बनाया गया है यहाँ पे समझिए। 11 में क्या है, 1 और 1, यानी 1 की संख्या 2 है, कितनी है, 1 की संख्या है 2, तो बीच में हो गया। और 11 1 और 1, ठीक, तो 2 के आगे लग गया 1 और 2 के पीछे लग गया 1। ठीक, अब इस तरीके से देखिए 101, तो यहाँ पे 1 की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 को बीच में रखना है। और 1 देखिए 101 में 1 जो है वो पहले है और 1 जो है ये लास्ट में है। ठीक, तो आंसर में भी ऐसे ही होगा, 1 को हम पहले लिखेंगे और फिर 1 को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और 1 और 1 होता है 2, 2 हमेशा बीच में। ठीक है, शून्य की संख्या 1 है, तो 2 के आगे शून्य और 2 के पीछे शून्य। समझ में आ गया? और कुल मिलाकर जब हम देखेंगे तो बीच में हमेशा 2 रहेगा। ठीक, देखिए 1 और 2, 2 के आगे 2 संख्याएं और 2 के पीछे 2 संख्याएं। और इसी तरीके से भी देखिए ये कैसे बनेगा, तो पहले देखिए हल करेंगे तो 1 को पहले रखेंगे, देखिए यहाँ पे है, और 1 को लास्ट में रखेंगे, और 1 और 1 2 होता है, 2 हमेशा बीच में रखेंगे। देखिए बीच में शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 के आगे 2 शून्य और 2 के पीछे 2 शून्य। जितनी शून्य की संख्या हो उतनी 2 के आगे लग जाएगा। यहाँ शून्य की संख्या 2 है, इसलिए 2 के आगे 2 शून्य हो गया और 2 के पीछे 2 शून्य हो गया। ठीक है, 2 हमेशा बीच में हो गया, यानी 2 के आगे 1 2 3 संख्याएं और 2 के पीछे भी 3 संख्याएं। अब इसी तरीके से आप बताइए ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, एक आगे 1 और एक पीछे 1। ठीक, तो 1 और 1 2, 2 हमेशा बीच में, तो 2 के आगे कितने शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 शून्य, क्योंकि इसमें देखिए 2 के आगे 2 है तो इसके आगे 2 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य है तो 2 के आगे 1 शून्य, यहाँ पे 2 के आगे 4 शून्य हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 शून्य आगे और 4 शून्य पीछे, बराबर करना है 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हल हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए 1 और 1, 1 आगे होगा और 1 पीछे होगा, 1 और 1 2, 2 लिखेंगे। देखिए शून्य कितने लगाए जाए, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगाते हैं, तो 2 के आगे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 के आगे 6 शून्य हो गया, 2 के बाद भी 6 शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और एक 1। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको हल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल है 5वां, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे ध्यान देना है और कैसे ये भरा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 11 है तो इसका वर्ग कितना होगा, 121 होगा। यहाँ पे 101 है, ठीक है, तो 101 का वर्ग देखिए यहाँ पे है 10 20 और 1। इस यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ये जो तरीका है 1 और 1 की संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 है तो हम 20 तक गए, 10 और 20 पुनः वापस 1 आ गया। यहाँ पे 1 की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 की संख्या देखिए 1 1 और 1 3 है, इसका मतलब हम 30 तक जाएंगे। ठीक,
तो देखिए 10, 20 और 30, और 30 तक जाने के बाद पुनः हम पीछे आएंगे, रिवर्स आएंगे। ठीक है, तो 30 के बाद देखिए पुनः पीछे 20 और 1। ठीक, 20 तक आने के बाद ठीक 1 लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब हम 40 तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 तक था तो हम 30 तक गए, तो यहाँ पे हम 40 तक जाएंगे। 10, 20, 30, 40 तक हमने पहुँच गए। अब उसके बाद 40 तक पहुँचने के बाद पुनः हम पीछे की ओर जाएंगे। देखिए 40 के बाद कम करेंगे, 30 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। 20 तक पहुँचते ही 1 लगा लेना है उसके बाद। ठीक है, 10 नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना है, देखिए ये कितना तक गया है, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ 50 तक गया। इसका मतलब 1 की संख्या 5 होगी। जैसे यहाँ पे 1 की संख्या 4 थी तो हमने यहाँ पे 40 तक गए, और फिर 40 से फिर उल्टा हमने चल दिया 20 तक। फिर वैसे ही यहाँ पे 50 तक गया, यहाँ पे है यानी 50 तक ये गया है, तो इसका मतलब 1 की संख्या 5 तक होगी। 1, ठीक है, यहाँ पे सबके बीच में शून्य होगा। देखिए फिर 1, 3, 1, फिर 1, फिर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक हमने चल दिया। 5 के बाद देखिए 40, 50 के बाद 40, 20, 20 और 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको हल कर लेना ये भरक, तो हमने इस तरीके से भर लिया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, प्रतिरूप प्राप्त कीजिए कैसे करना है। तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या है 1, 2 और 3, ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या से संबंधित है। ये जो तीसरी संख्या, ये पहली और दूसरी से संबंधित, ये पहली और दूसरी से संबंधित है। ठीक है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है कैसे, और ये चौथी संख्या जो है इस तीसरी से संबंधित है। ठीक, तो बेहद आसान है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या और दूसरी में यहाँ पे गुणा हो रहा है। 2 का आपको देखिए वर्ग ध्यान नहीं देना है। 2 का अगर 1 से गुणा करें तो ये 2 ही प्राप्त होगा। 3 का अगर 2 से गुणा करें 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ठीक है, 4 से 3 से गुणा करें तो ये 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है ये जो तीसरी संख्या है पहली और दूसरे से संबंधित है। ये तीसरी संख्या पहली और दूसरे से संबंधित हो गई। ठीक, पंचों का यहाँ पे 20 होगा। अब यहाँ पे देखिए चौथी संख्या, ये इसका अगली संख्या है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 6 के बाद 7 आता है। ठीक, 3 दूनी 6, ये हो गया, ये दोनों का गुणा यहाँ पे, और एक संख्या अगला बढ़ जाएगा, अगला स्टेप। ठीक, 12 के बाद 13, यहाँ पे पंचों का 20, यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। समझ में आ गया। और 20 के बाद क्या आता है 21। यहाँ पे क्या है देखिए, कितना से गुणा किया जाए कि 30 आ जाए, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे, 6 5 30, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, 6 5 30, और 30 के अगला संख्या और 30 की अगली संख्या 31। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सच्छक 42, यहाँ पे 42 होगा, 42 का वर्ग। ठीक, अब 42 के बाद 43, 43। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सिंपल है। अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल है 7वां, योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योग के सिंपल प्रक्रिया किए बिना, जैसे हम जोड़ते हैं 3 और 1 4, ठीक है, 4 और 5 9, ऐसे जोड़े बिना हमें इसका योगफल प्राप्त करना है, सामान्य तरीके से नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये क्या है, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है। अगर योग करना चाहे तो समझ में आ गया। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n² होता है। तो पहला देखिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, n² होता है। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि संख्या 5 है, n² होता है। 5 का स्क्वायर कितने हो गए, 5 गुना 5 यानी 25 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 25। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे भी तो 25 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 9 और 6, 9 और 7 कितने होते हैं, 9 7 होता है 16, 16 और देखिए 3 और 1 4 20 और 5 25, तो 25 आ गया।
तो इसी तरीके से इसको भी ज्ञात करेंगे। पहले इसकी संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या होगा, तो इन प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, n² होता है, यानी 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 बराबर 100। तो इस तरीके से ये सबको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ज्ञात करना है। देखिए इसकी संख्या कितनी है, ये विषम संख्याओं की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n² होगा, यानी 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 144। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको। देखिए इसके बाद अगला सवाल है 8वां। पहला, इसमें 2 सवाल हैं। पहला है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो हमने सवाल बनाया यहाँ पे ये पूरा दिया होता था, तो हमने एक फार्मूला लगा दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। ठीक है, तो ये विस्तारित रूप है। तो यहाँ पे सबका योग ही दे दिया गया। जैसे कि यहाँ पे अगर 25 यहाँ पे है, ठीक है, और पुनः उसको रिवर्स में कहा जाए तो 25 को कैसे प्राप्त होगा, तो 5 है। ठीक, यानी 5 विषम संख्याओं का योग है 25। तो 5 विषम संख्याएं यहाँ पे लिख दी गई है, 1 2 3 4 5। 25 का विस्तारित कर दिया गया है, ये रूप है। तो उसी तरीके से 49 का हमें विस्तारित कर देना है, यानी 7 विषम संख्याएं बस लिख देंगे स्टार्टिंग से, बस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 विषम संख्याएं लिख दीजिए तो उसका योग आ जाएगा 49। तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, ठीक, उसके बाद 10 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 11 के बाद 13। ये हो गए 7 विषम संख्याएं। तो इसका योग कितना हो जाएगा, जब जो जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 49। समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग। ठीक, जैसे यहाँ पे ये विस्तारित है, इसका हमने किया तो आ गया 100। तो पुनः उसका जब उल्टा कह दिया गया, ठीक, 100 को विस्तारित कीजिए तो 100 10 विषम संख्याओं के योग से बना है, तो बस 10 विषम संख्याएं लिख देना है शुरू से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 11 विषम संख्याओं का योग 121 है, तो 11 विषम संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक, 17 हुआ, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 होगा। तो ये हो गया 11 विषम संख्याएं। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, और इसका योग कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था n² के माध्यम से, ठीक, इसका उल्टा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और बीच में आपको प्लस लगा लेना है, ताकि सबका योग तो उतना ही आ रहा है, कितना, 49, तो बीच में आपको सबके मध्य प्लस लगा लेना है आपको इस तरीके से। ठीक है, जो आपका आंसर आ जाएगा 121। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 8वां। अब इसके बाद अगला सवाल इस सेशन का आखिरी है, 9 नंबर सवाल क्या है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए सेशन का आखिरी सवाल 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके वर्गों के बीच कितनी संख्याएं रह गई वो हमें काउंट करना है। ठीक है, देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या लिख दी 2 और एक 3, इसका अगर वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है, 2 × 2, और 3 का वर्ग हो गया 9। तो 4 और 9 के बीच कितनी संख्याएं छूट गई, देखिए 5 6 7 और 8, यानी 1 2 3 4 संख्याएं छूट गई। जो छूट गई बस वही काउंट करके लिख देना है। समझ में आ गया। तो देखिए इसका एक काफ़ी आसान तरीका है। 9 में से 5 घटे, 9 में से 4 को हम घटा लेंगे, इसके वर्ग से हम घटा लेंगे, कितना बचा, 5 बचा, बस एक कम कर देना है, यानी 4 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कहाँ हमने ले लिया 2 और 3, देखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ जो पहली संख्या है इसमें 2 से गुणा कर देना है आपको। ठीक, 2 दूनी 4, देखिए 1 2 3 4 संख्याएं छूट चुकी हैं। ठीक वैसे ही ज्ञात करना है। देखिए 12 और 13 के मध्य कितनी संख्याएं छूट चुकी हैं वर्गों के बीच, तो 12 का वर्ग है 144 और 13 का है 169। तो इन दोनों के मध्य कितनी संख्याएं छूट चुकी हैं, देखिए 144 के बाद 145 146 इस तरीके से आएगा। तो अगर ऐसे काउंट करें तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या तरीका है, जो पहली संख्या इसमें 2 से हम गुणा कर लेंगे,
तो क्या तरीका है, जो पहली संख्या है इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24 यानी 24 हो जाएगा। यानी इसके मध्य 24 संख्याएं जो हैं वो छूट चुकी हैं। या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 1696 से 44 को घटाएंगे तो आएगा 25, तो एक कम कर देना है, जैसे यहाँ पे किया गया। 9 में से 4 घटा 5 आया तो एक कम कर दिया हमने तो 4 बचा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि सामने वाले में इसी पहले वाले में 2 से गुणा कर देना है आपको। ठीक है, तो वो संख्याएं बच जाएंगी। तो 12 है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 24 संख्याएं मध्य। ठीक है, वर्गों के बीच शेष रह गई। 25 से गुना 2 यानी 50, यानी 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में 50 संख्याएं बच जाती हैं। अब उसके बाद देखिए 99 में, तो 99 के स्क्वायर में और 100 के स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसके मध्य 99 इंटू 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 198, यानी 198 संख्याएं बीच में छूट चुकी हैं, मध्य में स्थित है। समझ में आ गया, ये काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सवाल हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।